अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ साफ आ रही है? यस सर। जी सर, आवाज साफ आ रही है। चलिए चैप्टर 5 स्टार्ट, चैप्टर 5 वर्जन 2 मतलब उसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टैक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्टैक लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और स्टैक को जो है हम इम्प्लीमेंटेशन लैब में किए। आपने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन लैब जी के सर, अंदर बहुत लैब में कराई है? सर पुश और पॉप हुआ था। अच्छा हाँ, वही चीज़ है, पुश और पॉप, ये स्टैक के कंपोनेंट्स। अच्छा देखो, थोड़ा अच्छा ही आपको फिर आसानी से समझ में भी आ जाएंगी चीज़ें। तो जाहिर है जैसे स्टैक का तो आपको बताइए, जैसे लीफो का होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो चीज़ सबसे आखिर में आती है उसी को सबसे पहले एक्सेस किया जाता है। सबसे आखिर में इन होगी वो सबसे पहले आउट होगी। और लास्ट इन फर्स्ट आउट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैक में, वो यहाँ पर भी इंशाल्लाह वही है। इसके अंदर बिल्ट इन स्टैक है असेंबली में, और उस बिल्ट इन स्टैक को ही हम यूज़ करके जो है वो मतलब इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका कोड कम हो जाता है। और आप स्टैक को यूज़ करोगे तो वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिल्ट इन स्टैक को आप यूज़ करो और पुश और पॉप करके जो है ना अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करा लो। आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की, वेरिएबल बनाने की वो सारा टाइम बच जाता है, आपका कोडिंग टाइम बच जाता है। और आप और स्टैक जो है वो फास्ट भी है वेरिएबल्स की बनस्बत, क्योंकि स्टैक जो है वो रन टाइम पे ही एक्चुअली वो वैल्यूज़ को रख रहा होता है। और स्टैक जो है वो ज़ाहिर है वो बिल्ट इन है, तो वो ज़्यादा फास्ट भी है। तो अच्छा है स्टैक को यूज़ करना। तो स्टैक सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। स्टैक सेगमेंट मौजूद होता है, जैसे अगर आप ऐसे डिफ़ॉल्ट जो स्टैक सेगमेंट है ना, वो तो आपको वो तो बना हुआ ही होता है, और उसको जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसकी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप लिखते हो डॉट कोड, डॉट डॉट जैसे आप लिखते हो डॉट डेटा, ठीक है। डॉट डेटा में क्या करते हो, आप वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हो। डॉट कोड में जाके आप सारी इंस्ट्रक्शन लिखते हो। इस तरह डॉट स्टैक में भी जा सकते हो। आप डॉट स्टैक में जाओगे तो स्टैक के पैरामीटर्स को अगर चेंज करना चाहो, जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं उससे अगर हटना चाहो, तो उसको उसकी स्टैक की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वही बहुत अच्छी हैं और बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकती हैं। लेकिन आप उसको चेंज करना चाहो तो डॉट स्टैक में जाके उन वैल्यूज़ को भी चेंज किया जा सकता है। और स्टैक के अंदर ESP का एक कॉन्सेप्ट है। ये EST स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर। एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर, इसका मतलब ये होता है कि जी ESP एक्चुअली शो क्या करता है, ESP शो करता है टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक। स्टैक के अंदर टॉप वैल्यू कौन सी है। अच्छा, इसमें स्टैक जो है ना वो यानी कि वैसे तो अपवर्ड हम देख रहे होते हैं, कोई वैल्यू किसी में स्टैक में मूव हो रही होती है तो स्टैक अपवर्ड जो है वो ग्रो कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर स्टैक डाउनवर्ड ग्रो करेगा, यानी कि क्योंकि जाहिर सबसे छोटी वैल्यू ऊपर होती है मेमोरी में, फिर उससे बड़ी नीचे होती है, उससे बड़ी नीचे होती है। तो स्टैक के अंदर वैल्यूज आती जाएंगी, तो स्टैक डाउनवर्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टैक का टॉप जो है वो डाउनवर्ड की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस वक्त चूंकि स्टैक के अंदर एक ही वैल्यू रखी है, सिंगल वैल्यू है, ये जो 6 रखा हुआ है ये स्टैक में रखा हुआ है, तो जो ESP है ये ही एक्चुअली ESP डिनोट कर रहा है। ये ESP एक्चुअली डिनोट कर रहा है एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर को, और यही टॉप वैल्यू जो है स्टैक की दिखा रहा है। स्टैक का टॉप इस वक्त 6 है क्योंकि एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो ESP एक्चुअली यूज फॉर टू इंडिकेटिंग द टॉप ऑफ द स्टैक। और यहाँ लिखा है ESP ऑलवेज पॉइंट्स टू द लास्ट वैल्यू टू बी एडेड टू और पुश्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, जाहिर है ये पता ही आपको, टॉप में पुश और पॉप जो होता है वो टॉप एलिमेंट के अंदर ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, तो उसके जरिए से पुश और पॉप जो है वो इम्प्लीमेंट होता है स्टैक के अंदर। तो यहाँ पर टॉप का जो किरदार अदा कर रहा है वो ESP जो रजिस्टर है, एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर, ESP जो है वो इसका जो है वो टॉप का काम कर रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगली स्लाइड में चलें। अच्छा, ये देखें पुश ऑपरेशन। अब जाहिर है हम 32 बिट के स्टैक की बात करेंगे। 32 बिट का जो स्टैक है उसके अंदर पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन जो है वो अप्लाई होता है। और
देखिए इसमें होता क्या है कि पुश के अंदर जो है ना, एक मिनट मैं रेटिंग रूम को इनेबल ही कर देता हूँ, बार बार लोग आ रहे हैं। देखिए ये बिफोर पुशिंग इनसाइड द स्टैक, ये फॉर एग्जांपल ये सिनेरियो गिवन है, यहाँ पर ये मेमोरी एड्रेसेस है, ठीक है, ये 0 है। अब जाहिर है अगला जो है 32 बिट का है, तो जो है 4 डिजिट्स के बाद सी पर जो है ना वो आया है। अब अगली वैल्यू आएगी उसके बाद 4 डिजिट्स के बाद, 4 इसलिए छोड़े हैं कि 4 डिजिट, चार हेक्सा के डिजिट्स में 32 बिट्स पूरी हो जाती हैं। मतलब चार, मतलब सॉरी, जो आपके जो है ना, ये चार चार का डिफरेंस है मेमोरी का, तो चार चार का डिफरेंस है, सी है, 8 है, 4 है, ये चार चार के डिफरेंस के साथ मेमोरी लोकेशन दी हुई है। और ये डिक्रीमेंट हो रहा है, आप देखो जो है सी के बाद 8 पीछे चला गया, 8 के बाद 4 और पीछे चला गया, तो डिक्रीमेंट हो रहा है एड्रेसेस। तो अब स्टैक के अंदर जब आपने पुश किया, फॉर एग्जांपल आपने पुश किया A5, जब A5 पुश किया तो एक्सटर्नल स्टैक, पहले टॉप वैल्यू जो है स्टैक की 6 थी, आफ्टर पुशिंग जो है वो टॉप स्टैक का जो है बढ़ गया, लेकिन ये बढ़ना जो है असल में घटना है। यहाँ पर लिखा है ना कि डिक्रीमेंट हुआ है। डिक्रीमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि मेमोरी एड्रेस जो है ना वो कम हो रहा है। देखो आप 0 फिर सी फिर 8, सी का मतलब 12 होता है, 8 से और कम हो गया, 8 से और कम 4 हो गया, 4 से और कम 0 हो गया। तो एड्रेसेस जो है ना, ये समझे स्टैक उल्टा इंप्लीमेंटेड है, मेमोरी इस तरीके से ही होती है। तो जब कोई स्टैक के अंदर वैल्यू ऐड होती है तो एक्चुअली एड्रेसेस जो है, यानी कि उस पुश ऑपरेशन के अंदर स्टैक के अंदर डिक्रीमेंट किया जाता है, एड्रेसेस डिक्रीमेंट होते हैं और वैल्यू पुश की जाती है। अगली वैल्यू जो आएगी जाहिर है वो इस पे आएगी, जो कि और डिक्रीमेंट होगा, सी से 4 और पीछे जाएंगे तो 8 और डिक्रीमेंट होगी वैल्यू। तो इसमें आप ना, इसमें डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि डिक्रीमेंट करके हम अगली वैल्यू को पुश करते हैं। तो डिक्रीमेंट होता है, स्टैक की पहली पहले वैल्यू ये थी, अब स्टैक की वैल्यू जो है इस एड्रेस पर आएगी डिक्रीमेंट होके। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? यहाँ पर मजीद स्टैक के अंदर इंक्रीमेंट हुई और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है एक्चुअली अब स्टैक की वैल्यू एक एक जो है वो बढ़ती जा रही। पहले टॉप ये था, फिर टॉप ये हो गया, फिर और पुश हुआ टॉप ये हो गया, फिर और पुश किया टॉप ये हो गया। इस वक्त जो है वो स्टैक ESP पॉइंट आउट कर रहा है इस वैल्यू को, जो कि एड्रेस नंबर FF4 जिसके आखिर में आ रहा है, इसके एड्रेस के ऊपर जो है वो ये वैल्यू सेव कराई गई है। तो स्टैक का टॉप इस वक्त इसको इंडिकेट कर रहा है। तो 4 वैल्यूज जो है स्टैक के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड, स्टैक जो है डाउनवर्ड ग्रोज होगा एट द टाइम ऑफ पुश ऑपरेशन, ठीक है। तो पुश ऑपरेशन में स्टैक डाउनवर्ड मूव होगा, जिस उस डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूव होने को ही हम कहते हैं कि स्टैक के अंदर मतलब आपने डिक्रीमेंट किया है। डिक्रीमेंट करके फिर आपने जो है वो स्टैक में डिक्रीमेंट नहीं हुआ, बल्कि हमने एड्रेस को डिक्रीमेंट करके स्टैक की वैल्यू को पुश किया, ठीक है। तो डिक्रीमेंट करने के बाद हम स्टैक की वैल्यू को पुश करते हैं, तो स्टैक जो है वो डाउनवर्ड ग्रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखी है, एक बात लिखी है यहाँ कि द एरिया बेलो ESP इज ऑलवेज अवेलेबल, यानी कि जब आप पुश करते जाओगे तो एरिया नीचे अवेलेबल रहेगा। कब तक अवेलेबल रहेगा? अनलेस द स्टैक हैज ओवरफ्लो, जब तक आप स्टैक ओवरफ्लो ना हो जाए। स्टैक की एक लिमिट होती है, डॉट स्टैक में जाके आप देखोगे मेरे ख्याल में 100 वैल्यूज तो इसमें आराम से आ सकती हैं, लेकिन इसको आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो जब जितनी वैल्यू लिमिटेड है वहां पर, उसके बाद अगर आप उसके अंदर पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ओवरफ्लो स्टैक हो जाएगा, और ओवरफ्लो होने की सूरत में जाहिर है फिर वो स्टैक में पुश ऑपरेशन अलाउ नहीं करेगा। उससे पहले पहले आप कर सकते हो, और काफ़ी वैल्यूज हैं वो, मेरे ख्याल में 100 वैल्यूज हैं, चेक कर लीजिएगा, ये काफ़ी लंबी रेंज है इसकी। तो स्टैक जो है हम यूज़ कर सकते हैं और वैल्यूज को जो है हम उसमें पुश करा सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, पॉप ऑपरेशन जाहिर है स्टैक से आप वैल्यू को निकाल रहे हो,
तो जब आप स्टैक से वैल्यू को निकालोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉप ऑपरेशन। और इसके उस सूरत में होगा क्या, adds n to ESP where n is either 2 और 4। तो यानी कि मतलब कह रहे हैं कि 2 बाइट या 4 बाइट का इजाफा करके आप अगली वैल्यू पे पहुंच जाओगे, पिछली वैल्यू टॉप हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल देखो, ये पॉप करने से पहले का सिनेरियो गिवन है। तो यहाँ पर आप देखो ये ESP इस वक्त पॉइंट आउट कर रहा है 2 वैल्यू को, जो कि एड्रेस नंबर FF4 के ऊपर यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। अब ये वैल्यू को हमने निकालना है स्टैक से, तो हम क्या करेंगे कि हम एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि 4 से हम एड्रेस नंबर आखिर में देखें 4 था ना, 4 से हम कहाँ चले जाएंगे 8 में, 4 का इजाफा किया आपने। अगला एड्रेस चूंकि 4 के बाद था तो 4 का इजाफा किया, और 4 के इजाफे के बाद आप अगली वैल्यू, अगर आप पिछली पिछली वैल्यू पे वापस आ गए और फिर आपने ESP को जो है वो अपडेट कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो ESP जो है वो अब पॉइंट आउट कर रहा है उससे पिछली वाली वैल्यू को, और जो अगली वाली वैल्यू थी वो स्टैक अब उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा है ESP। तो ये वैल्यू एक तरह से स्टैक से पॉप हो गई। तो आप करोगे क्या कि एड्रेस के अंदर इंक्रीमेंट करोगे एक का, और फिर जो है ESP को सेट कर दोगे उस पर। इससे फायदा होगा ये कि स्टैक जो है वो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जो आखिरी वैल्यू थी जो वो जो है स्टैक से बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात लिखी है कि द एरिया ऑफ द स्टैक बिलो ESP इज लॉजिकली एम्प्टी and will be overridden the next time the current program executes any instruction that pushes a value on the stack। अच्छा, इस बात इस इन लाइंस में क्या बात कही जा रही है वो देख लीजिए। इन लाइंस में बात कही जा रही है कि जब आप स्टैक पॉइंटर को अपडेट कर दोगे तो जाहिर है अब ये वैल्यू टॉप हो गई। पहले तो ये वैल्यू टॉप थी, लेकिन जब ये अपडेट हो जाएगा तो ऊपर की वैल्यू टॉप हो गई। जब ऊपर की वैल्यू टॉप हो गई तो नीचे जितने भी सेल्स होते हैं उनको खाली तस्वुर किया जाता है कि वो एम्प्टी है, लॉजिकली उनको एम्प्टी तस्वुर किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई स्टैक यहीं तक है जहां तक ESP है, उसके बाद कुछ भी स्टैक नहीं है। हालांकि यहाँ पर ये वैल्यू रखी हुई होगी, ये जो वैल्यू थी ना 002, ये यहाँ पर रखी हुई होगी, ये वैल्यू मूव नहीं हुई है, ये तो रखी हुई होगी, लेकिन इसको स्टैक के अंदर नहीं लाया जाएगा। तो जाहिर है जब स्टैक के अंदर नहीं लाया जाएगा तो ये कुछ भी रखा हो इससे कोई कंसर्न नहीं होता, ये सब सारा गार्बेज बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर स्टैक ग्रो करेगा कोई और वैल्यू आएगी तो वो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात लिखिए कि वो वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। नीचे नीचे की जो वैल्यू, नीचे जो कुछ भी लिखा हो उसके ऊपर नई वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी जब स्टैक ग्रो करेगा। अभी तो स्टैक के अंदर पॉप हुआ है तो इसलिए जो है वो यहाँ से स्टैक पॉइंटर को हटा के अगर जो पिछला जो इसका एड्रेस था, ये एड्रेस के अंदर एक का इजाफा करके इंक्रीमेंट करके वहां पर जो स्टैक पॉइंटर कर दिया गया। इस तरह से ये पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। इसमें कोई स्लाइड में क्वेश्चन है? क्लियर है स्लाइड? ठीक है, मतलब कहने का ये है कि पुश और पॉप ऑपरेशन सिंपली दिखाया गया है मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैक के अंदर किस तरीके से जो है वो पुश और पॉप ऑपरेशन जो है वो ESP कैसे जो है वो टॉप का किरदार अदा करता है। और बस एक बात याद रखनी है, स्टैक इसके अंदर जो है एक तरह से उल्टा इम्प्लीमेंटेड है। क्या मतलब कि जब आप पुश करोगे तो एड्रेस डिक्रीमेंट करके फिर पुश किया जाता है, और जब आप पॉप करते हो तो एड्रेस को इंक्रीमेंट करके फिर ESP को सेट कर दिया जाता है। इस तरह से पॉपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये बातें याद रखने की है। हाँ, फाइनल्स में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड, स्टैक की जो मेमोरी की में कैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ है। आप बुक भी पढ़ लेना, बुक में भी, ये बुक से लिए मैंने सारी जो है ना स्नैपशॉट्स, बुक से लिए और फिर मैंने इसको खुद ही स्लाइड्स बनाई हैं सारी। आप देख लीजिएगा बुक के अंदर ये सारी चीजें दी गिवन है। अच्छा जी, पुश और पॉप ऑपरेशन यहाँ पर उसकी अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। लैब में तो आपने कर ही लिया तो आसानी हो जाएगी आपको यहाँ समझने में भी, लेकिन कुछ एक टेक्निकल चीजें भी हैं जो कि मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ बताता हूँ पुश और पॉप ऑपरेशन में क्या क्या। अब आप यहाँ ये देखिए, आप पुश कर सकते हैं रजिस्टर भी या वेरिएबल भी। आर फॉर रजिस्टर, एम फॉर मेमोरी, मेमोरी का मतलब वेरिएबल। तो स्टैक के अंदर पुश किया जा सकता है रजिस्टर भी और वेरिएबल भी 16 बिट का हो,
16 बिट का रजिस्टर हो या 16 बिट का वेरिएबल हो, वो आप पुश कर सकते हो स्टैक के अंदर। और इसी तरह आप पुश कर सकते हो स्टैक के अंदर रजिस्टर या वेरिएबल 32 बिट का, ठीक है। और इसी तरह आप स्टैक में पुश कर सकते हो इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी वैल्यू नंबर हो, जैसे आपने लिखा 62 लिखा आपने फॉर एग्जांपल, तो 62 जो है वो क्या है, एक नंबर है। तो इस नंबर को आप चाहो तो पुश कर सकते हो स्टैक के अंदर। तो इमीडिएट का मतलब होता है कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई 32 बिट कांस्टेंट वैल्यू, इमीडिएट वैल्यू जस्ट लाइक दिस, वो आप पुश कर सकते हो स्टैक के अंदर, ठीक है। तो स्टैक अलाउ करता है आपको कि आप चाहे रजिस्टर को पुश करो, चाहे आप वेरिएबल को पुश करो स्टैक में, या कोई कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आप पुश करना चाहो स्टैक में, तो आप पुश कर सकते हो। इसी तरीके से पॉप का सिंटैक्स ये रहा। पॉप के सिंटैक्स में आप पॉप कर सकते हो स्टैक में से कोई भी रजिस्टर या कोई वैल्यू जो कि 16 बिट पे मुश्तमिल हो, वो कर सकते हो आप स्टैक से पॉप, या फिर स्टैक से आप पॉप कर सकते हो कोई रजिस्टर या कोई वैल्यू 32 बिट की। So these are the syntaxes for popping, and these are the syntaxes for pushing values inside the stacks. इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ये तो सिर्फ सिंटैक्स था, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, ये पॉप का बात आपको समझ में आई? पॉप लिखने के बाद आपने आगे जो रजिस्टर लिखा ना, क्योंकि जाहिर है पॉप क्या चीज होगी, क्या चीज पॉप होगी? आप अपनी क्या मर्जी की चीज पॉप करा सकते हो स्टैक से? स्टैक से क्या आप अपनी पसंद की चीज पॉप करा सकते हो? कोई वैल्यू अपनी पसंद की पॉप करा सकते हो स्टैक से? कोई रिप्लाई नहीं आया आप लोगों की तरफ से। हाँ सही कहा तैयब ने, लीफो से होगा कि नहीं, करवा नहीं सकते अपनी पसंद की, जाहिर है जो टॉप वैल्यू होगी वही पॉप होगी ना भाई। जो स्टैक के अंदर अगर हमने स्टैक फॉर एग्जांपल ये है, मैंने स्टैक बनाया है फॉर एग्जांपल, स्टैक के अंदर को वैल्यूज आ रही हैं, जो टॉप पे वैल्यू होगी यही तो पॉप होगी, है ना। अपनी पसंद की वैल्यू तो मैं पॉप नहीं करा सकता ना, वही पॉप होगा जो टॉप स्टैक के टॉप पे होगा, जो लास्ट में हुआ होगा वही पॉप हो सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पॉप करा के, जो वैल्यू पॉप होगी पॉप करा के आप उस वैल्यू को किसी रजिस्टर में रखवाओ आपकी मर्जी, किसी को किसी वेरिएबल में रखवाओ आपकी मर्जी। यानी आपने पॉप लिखा तो पहली वैल्यू उठ के आ गई, अब इस वैल्यू को आपने एक वेरिएबल में रखवा दिया ए में, तो ए में चली जाएगी। ये वैल्यू जहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 3, तो ये वैल्यू उठ के आई और ए में चली गई। सही है। तो इसका मतलब ये है कि पॉप करके अगर आप कोई वेरिएबल बताओगे तो वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी। अगर आप पॉप करके कोई रजिस्टर बताओगे, आपने लिखा पॉप, फिर आपने कोई रजिस्टर लेकर रजिस्टर का नाम लिख दिया, तो अब ये जो पॉप 3 है वैल्यू उठ के कहाँ चली जाएगी, इस रजिस्टर में चली जाएगी। होगा तो टॉप का ही एलिमेंट पॉप, लेकिन इसको आप वेरिएबल में रखवा रहे हैं वेरिएबल में रखवाओ, इसको आपने रजिस्टर में रखवाना है तो रजिस्टर में रखवाओ। क्लियर है? एक बात नोट और कर लो यहाँ पे, पॉप करा के यहाँ पर देखो 16 और 32 लिखा, यहाँ 8 नहीं लिखा, 8 बिट नहीं लिखा, यानी कि आप ये काम नहीं कर सकते। आप लिखो पॉप एल, एल रजिस्टर के अंदर उठ के आ जाए ये वैल्यू, ये काम अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 8 बिट का होता है, और 8 बिट जो है वो आप देख लो सेंटेक्स के अंदर 16 और 32 बिट अलाउ है, 8 बिट का जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा रजिस्टर, इसके अंदर आप सेव नहीं करवा सकते पॉप करवा के, ठीक है। या तो 16 बिट हो या 32 बिट हो, यानी कि आप ये कर सकते हो कि पॉप ए एक्स, ये सही है कि ए एक्स कितने बिट का होता है, 16 बिट का, तो ये वैल्यू उठ के आएगी 3 टॉप पे से, और कहाँ चली जाएगी, ए एक्स के अंदर, तो ये सही है। लेकिन ये सही नहीं है कि आप एल लिखो 8 बिट का, क्योंकि 8 बिट जो है सिंटैक्स इसका अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर है? तो ये मतलब मैंने आपको थोड़ा बता दिया पुश और पॉप के हवाले से, लिमिटेशंस हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ। यहाँ पर भी आप देख लो, पुश में भी आप 8 बिट की वैल्यू पुश नहीं करा सकते, सेंटेक्स दिखा रहा है 16 बिट की होगी या 32 बिट की होगी, 8 बिट की वैल्यू पुश नहीं हो सकती स्टैक में।
जब पुश नहीं हो सकती तो भी पॉप कैसे होगी, पॉप भी नहीं हो सकती जाहिर है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें ये प्रोग्राम यहाँ पर दिखाया गया है जिसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन कराई गई है पुश और पॉप वैल्यूज कैसे स्टैक के अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर कराई कराई गई है। तो यहाँ देखें कैसे काम हो रहा है। Save and restore registers when they contain important values. Push and pop instructions occur in the opposite order. ठीक है, यानी कि जिस जिस ऑर्डर के अंदर पुशिंग होगी उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है वो पॉपिंग होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ इस एग्जांपल में देखें, आपने पहले किया पुश ESI। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रजिस्टर्स की वैल्यू को पुश कर रहे हो स्टैक के अंदर। आपने लिखा पुश ESI, तो ESI में कुछ भी जो रखा, जो कुछ रखा हो जाएगा होगा, ये मैं नीचे स्टैक बना लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो आपने लिखा जब पुश ESI, तो ESI में जो भी होगा वो कहाँ चला जाएगा, स्टैक में चला गया। फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, ये फॉर एग्जांपल ये होगा ESI में ए रखा होगा, तो मैंने यहाँ आ गया। फिर आपने लिखा पुश ECX, तो ECX में जो रखा होगा, इस रजिस्टर में जो रखा होगा, इसमें फॉर एग्जांपल 4 रखा हुआ है तो 4 यहाँ आ जाएगा। अब टॉप, ठीक है, स्टैक का टॉप अब इसको इंडिकेट कर रहा होगा, पहले इसको इंडिकेट कर रहा था स्टैक का टॉप, अब इसको ESP की वैल्यू जो टॉप है वो स्टैक का अब इसको इंडिकेट कर रहा होगा। फिर इसके बाद हमने लिखा पुश EBX, EBX पुश किया तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू रखी है 12, फॉर एग्जांपल 12 रखा है, तो ये वैल्यू इस रजिस्टर से उठ के कहाँ चली जाएगी, स्टैक में आ जाएगी। स्टैक में आ गई। अब स्टैक, अब जो है स्टैक का जो टॉप है वो ये होगा। ठीक है, तो फिर आपने फिर आगे ये तो आपने पुश कर दिया स्टैक में। इसके बाद क्या लिखा है नीचे, मूव ESI ऑफसेट डीवर्ड वैल। ये कोई वेरिएबल है, इसका आपने जो एड्रेस है उसको उठा के ESI में रख दिया, तो जाहिर है ESI तो ओवरराइट हो गया ना, ESI में कुछ पड़ा हुआ होगा वो तो ओवरराइट हो गया, आपने कुछ और कुछ रखवा दिया इसके अंदर। तो वो पुश करने से वैल्यू ESI से हटती नहीं है। पुश करने से होता ये कि ESI में जो वैल्यू वहां चली जाती है स्टैक में, लेकिन ESI के अंदर जो रखी हुई वैल्यू है वो भी वहीं मौजूद होती है, यानी कॉपी पेस्ट होता है एक तरह से, कट पेस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पुश के अंदर ये वैल्यू खत्म हो जाएगी यहाँ चली जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि वो वैल्यू यहाँ पर भी होती है और उसकी कॉपी उठा के स्टैक में भी रख दी जाती है। जैसे आप मूव में करते हो, मूव के अंदर की वैल्यू, मूव में भी यही होता है, कॉपी पेस्ट होता है, कट पेस्ट नहीं होता मूव में। इस तरह स्टैक के अंदर भी जो वैल्यू जाएगी वो भी जो है वो कॉपी पेस्ट होगी, कट पेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आपने लिखा मूव ESI ऑफसेट डीवर्ड वैल, तो डीवर्ड वैल का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो ESI में चला गया इस लाइन में। तो फिर आपने लिखा मूव ECX लेंथ ऑफ डीवर्ड वैल, तो जिसकी लेंथ थी इस वेरिएबल की वो ECX में चली गई। अब ये ECX भी ओवरराइट हो गया, पहले ECX में कुछ था लेकिन अब ओवरराइट हो चुका है, आपने कुछ और चीज रखवा दी इसमें। फिर आपने लिखा मूव EBX टाइप डीवर्ड वैल, तो टाइप होगी वेरिएबल की वो आपने EBX में रखवा दी, तो EBX भी ओवरराइट हो गया। दूसरे लफ्जों में ESI, ECX और EBX सबके साथ वेरिएबल्स ये ओवरराइट हो गए, ये नई वैल्यूज जो है ना उसको आपने यहाँ पर रखवा दिया। फिर आपने काम क्या किया, यू परफॉर्म पॉपिंग ऑपरेशन देन, और आपने क्या किया, पॉप किया, पहले पॉप पॉप करवा के, आपने पॉप करवा के वैल्यू को, पहली वैल्यू जो ज़ाहिर पॉप होगी वैल्यू, तो वो आखिरी वैल्यू पॉप होगी ना, यानी कि ये पॉप होगी 12 जो आखिर में पुश कराई गई थी। तो इसने आपको, आपने पॉप कराया और आपने पॉप करा के अगेन इसको कहाँ रखवाया, EBX में, क्योंकि आपने EBX से ही इसको आखिर में पुश करवाया था, तो आप चाहोगे कि दोबारा यही वैल्यू EBX में अगर आ जाए वापस, EBX रजिस्टर में आ जाए, तो आपने पॉप करा के दोबारा उसको EBX में रीस्टोर करा दिया, तो ये एक वैल्यू दोबारा उठ के EBX में आ गई जो पहले थी, यानी कि 12 था पहले, 12 दोबारा इसमें वापस आ गया। इस तरह आपने लिखा पॉप ECX, तो ECX में पहले 4 था तो दोबारा 4 इसमें उठ के आ जाएगा और 4 दोबारा से इसमें आ जाएगा। इस तरह आपने लिखा पॉप ESI, तो ESI में पहले A था तो दोबारा से इसके अंदर A आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि वो वैल्यूज जो है वो दोबारा रीस्टोर करवा ली, ये लिखा हुआ है पर रीस्टोर रजिस्टर्स, कि आपने रजिस्टर को दोबारा से रीस्टोर करवा लिया, और ये रीस्टोर करवा के ये जो एक तरह से स्टैक ने वेरिएबल्स का काम किया ना, स्टैक ने एक तरह का वेरिएबल्स वेरिएबल्स का काम किया। जैसे आप वेरिएबल में चीजों को स्टोर करा लेते हो टेम्पररी, इस तरह स्टैक के अंदर भी आप टेम्पररी पुश करके वेरिएबल्स को रखवा सकते, चीजों को रखवा सकते हो, और फिर उन वैल्यूज को दोबारा से आप चाहो तो रीस्टोर करा सकते हो, जैसे हम वेरिएबल में से चीजों को दोबारा रीस्टोर करवा लेते हैं। तो स्टैक एक्चुअली परफॉर्म्स
the same type of mechanisms like variable के इन फंक्शनैलिटी, अगर आप फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उसका, तो इसका फायदा ये हुआ कि आपको वेरिएबल वेरिएबल तो डिक्लेयर करना पड़ता है ना, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। इन स्टैक आपको ये सारी झंझट नहीं है, आप चाहे बस आपको सिर्फ स्टैक के अंदर वैल्यू पुश और पॉप करानी होती है, और बाकी काम जो है वो फिर वो सारा स्टैक अपने एंड पे खुद ही कर रहा होता है। तो क्लियर है ये प्रोग्राम? कोई क्वेश्चन? ठीक है, सही। अच्छा, ये नेस्टेड लूप का प्रोग्राम हमने पहले भी किया था, यानी कि लूप के अंदर हमने लूप चलाया था, दो एसीएस रजिस्टर को ओवरराइट करवाया था, आपको याद होगा। दो लूप चलाए थे, एक आउटर लूप एक इनर लूप। इस मर्तबा वही प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम हम चलाने जा रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा जो ये प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं वो किससे, वो जो होगा वो नेस्टेड लूप जो हम चलाने जा रहे हैं वो स्टैक के जरिए, ठीक है। यानी कि स्टैक के जरिए पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे कि आउटर लूप की वैल्यू को हमने किसी वेरिएबल में रखवाया था, फिर दोबारा एसीएस को ओवरराइड करके जो है वो उसके इनर लूप को चलाया था, फिर आउटर वैल्यू को हमने वेरिएबल से रीस्टोर करवाया था। आपको प्रोग्राम याद हो पिछला, हमने पहले हमने ऐसे काम किया था, लेकिन इस मर्तबा हम यही सारा काम स्टैक के जरिए से कर रहे हैं। तो आप देखो कोड भी छोटा हो गया, और वेरिएबल डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं आई, और जो लूपिंग का काम था, आउटर और इनर लूप, वो हमने स्टैक की हेल्प से उसको जो है यहाँ पर दिखाया। कैसे काम होता है वो देख लें। हाँ, मूव ECX 100, तो हमने क्या किया, आउटर लूप को हमने सेट कर दिया 100, यानी कि आउटर लूप 100 मरतबा चलेगा। फिर एक लेबल बनाया L1 के नाम से, फिर हमने इसमें क्या लिख दिया, पुश ECX। तो ECX में ज़ाहिर 100 था, ये ECX उठ के कहाँ चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा। तो आउटर लूप की वैल्यू जो है आपने स्टैक में भेज दी, ठीक है। स्टैक ये बना देता हूँ मैं, इसके अंदर चला गया 100, स्टैक में 100 चला गया, सही है। फिर आपने मूव किया ECX में 20, तो अब इस मरतबा अब आप पहले 100 था ECX में, अब ECX में 20 आ चुका है, तो ECX जो है अब ओवरराइट हो गया 100 से 20, क्योंकि हमने 20 मरतबा इनर लूप चलाना है, तो हमने ECX को ओवरराइट कर दिया 20 से। और एक और लेबल बनाया L2 के नाम से, कुछ भी यहाँ पर कोड हो सकता है, अभी तो सिंपल यही रखा है सेमीकोलन, जो कि सिर्फ कमेंट्स का काम करता है। तो फिर L2 कर दिया, लूप L2, तो ये लूप चलेगा, ये लूप चलेगा कितनी मरतबा लूप चलेगा, ये 20 मरतबा लूप चलेगा। तो जाहिर है ECX में 20 वैल्यू है, तो ये 20 मरतबा लूप चलेगा। 20 मरतबा लूप चलने के बाद जब लूप से बाहर आएगा, फिर हमने क्या काम किया, पॉप ECX, ECX की वैल्यू को पॉप करा दिया। पॉप का मतलब क्या था, ये 100 रखवाया था हमने, 100 की वैल्यू दोबारा से बाहर आएगी, पॉप होगी, और कहाँ चली जाएगी, ECX में। ECX में दोबारा से आ जाएगा 100, ठीक है। फिर हमने लिखा लूप एलिमेंट, जैसे ही लूप का लफ्ज टकराएगा तो ECX की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। पहले ECX की वैल्यू 100 थी, और अब L1 पे लूप कराए तो L1 पे लूप जाएगा, ECX की वैल्यू पहले 100 थी, अब ECX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 99। और फिर दोबारा से L1 पे जब आएगा तो दोबारा से ये पुश ECX कर देगा, तो दोबारा से जो है पहले यहाँ पर तो ये सारे पॉप हो गया था, तो अब दोबारा से यहाँ पर जो है समझे ये खाली हो गया, अब दोबारा से यहाँ पर क्या आएगा, 99, अगली मरतबा यहाँ 99 आ जाएगा स्टैक के अंदर। और फिर आप इस वैल्यू को दोबारा से, मतलब ये आपने पुश कर दिया स्टैक में, फिर आपने दोबारा से ECX के अंदर 20 मूव करा दिया, तो 20 मरतबा ये इनर लूप चलेगा अगेन। और 20 मरतबा लूप चलने के बाद जब लूप से बाहर आएगा, तो आपने पॉप कराया ECX को, तो ECX को दोबारा से वापस क्या आ जाएगा, 99, क्योंकि स्टैक में आपने 99 रखवाया था, 99 वापस आ जाएगा। फिर लूप L1 करोगे तो दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, और फिर एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा, 99 था तो क्या हो जाएगा, 98। और फिर दोबारा से ECX को ओवरराइट करके 20 करोगे, 20 मरतबा चलेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ECX की वैल्यू 0 नहीं आती, ठीक है। तो 100 मरतबा आउटर लूप चलेगा, 100 मरतबा आउटर लूप चलेगा, और हर आउटर लूप में 20 मरतबा इनर लूप चलेगा।
तो टोटल 2000 टाइम्स लूपिंग होगी, इनर और आउटर लूपिंग मिला के टोटल 2000 टाइम्स लूपिंग होगी। ठीक है, इस मरतबा हमने स्टैक यूज किया है, पुश और पॉप करवाई है वैल्यूज। पहले हमने वेरिएबल के साथ ये प्रोग्राम किया था, इस मरतबा स्टैक के साथ ये प्रोग्राम किया है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यानी कि सर काम दोनों सेम ही हो रहे हैं कि अगर हम वेरिएबल भी यूज कर लें या स्टैक भी यूज कर लें। हाँ, काम दोनों सेम हो रहे हैं, बिल्कुल। सही सही। ये फायदा ये हुआ है ना, आपका कोडिंग, आपको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़े और आपको बार बार आपका कोड भी छोटा हो गया। ये फायदा हुआ है स्टैक को यूज करने से। कभी कभार होता ही है कि हम वेरिएबल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक चूंकि फिर वो नुकसान उसका ये होता है कि हमें खुद भी भूल जाते हैं वेरिएबल में क्या था। हम स्टैक अगर यूज कर लें टेम्पररी बहुत सारे कामों के लिए, तो उसमें हमारा टाइम और कोडिंग दोनों बचेंगी। अच्छा जी, अगली स्लाइड आ गई हमारे सामने। ये अगली स्लाइड ये बता रही है कि पुश एफडी और पॉप एफडी हमने इसमें पहले भी किया था। जो क्या था, ऐसे एच एफ और एल एच एफ, शायद आपको याद हो, जिसके अंदर जो है करंट स्टेटस फ्लैग्स की वैल्यूज को हम पुश करवाते थे स्टैक में, और बाद में हम उसको रीस्टोर करना चाहे स्टेटस फ्लैग की वैल्यू को रीस्टोर हो जाती थी, उसके लिए हमने वेरिएबल का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस मरतबा जो है हम जो है वो स्टैक का इस्तेमाल करेंगे, तो बगैर वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर जो है वो ये काम हो सकता है। तो आपने लिखा पुश एंड पॉप द ई फ्लैग रजिस्टर, ई फ्लैग रजिस्टर की वैल्यूज को आप पुश करवा दो। आपने सिर्फ एक कमांड लिखी, पुश एफडी। ये काम क्या करेगी कि ये जो स्टैक की जो करंट वैल्यू होगी ना, या सॉरी स्टेटस फ्लैग की, स्टेटस फ्लैग जो है, जैसे ये स्टेटस फ्लैग होते हैं, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, जीरो फ्लैग, ये सारे स्टेटस फ्लैग है, ई फ्लैग कहलाते हैं। तो ये स्टेटस फ्लैग जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टेटस फ्लैग जो है वो पुश हो जाएंगे। कहाँ पुश हो जाएंगे? स्टैक पे चले जाएंगे, स्टैक में चले गए। ठीक है, फिर आपने कुछ भी कमांड लिखी या लिखा हुआ एनी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स है, कुछ भी कमांड लिखी। इन कमांड को लिखने की वजह से हुआ क्या कि स्टेटस फ्लैग की वैल्यू चेंज हो गई, कैरी फ्लैग चेंज हो गया, जीरो फ्लैग चेंज हो गया, जाहिर है। तो ये स्टेटमेंट्स की वजह से कैरी जो फ्लैग्स थे वो अफेक्ट हुए, उनकी वैल्यू चेंज हो गई। अब आप चाहते हो कि वही जो पहले फ्लैग्स की वैल्यू थी दोबारा से रीस्टोर हो जाए, जो पुरानी वैल्यूज थी। तो आपने काम क्या किया, आपने लिखा पॉप एफ टी। जब आप पॉप एफ टी करोगे तो दोबारा से वो वैल्यू रीस्टोर हो जाएगी। अच्छा, ये पुश करने से होता क्या है? जब आप पुश एडी लिखते हो ना, ये वाली कमांड, जब आप पुश एडी लिखते हो तो जो रजिस्टर्स है ना, जितने रजिस्टर्स, उनके अंदर स्टैक स्टैक के ई फ्लैग रजिस्टर चले जाते हैं। यानी कि ई एक्स पे एक फ्लैग ई एक्स में चला जाता है, एक फ्लैग ई सी एक्स में चला जाता है, एक फ्लैग ई डी एक्स में चला जाता है, एक ई बी एक्स, इस सीक्वेंस में चला जाता है। इस सीक्वेंस के अंदर एक एक करके सारे फ्लैग्स की वैल्यू चली जाती है जब आप लिखते हो पुश ए डी। तो इन फ्लैग्स के सॉरी, ये तो पुश एडी था। ये पुश एफडी के बारे में, पुश एफडी में तो ये होता है, पुश एडी यूज होता है 32 बिट के लिए। ठीक है, पुश एडी और पोर्ट पॉप एडी 32 बिट के लिए होता है। तो पुश एडी जब आप लिखोगे तो 32 बिट के अंदर जो है वैल्यू चली जाएंगी, और पॉप एडी करोगे तो 32 बिट्स की वैल्यू वापस रीस्टोर हो जाएंगी इसी ऑर्डर के अंदर। ठीक है, और पुश ए और पुश पॉप ए जो वो करेगा, वो 16 बिट की वैल्यूज को जो है वो पुश और पॉप करवा सकते हो आप रजिस्टर के अंदर। तो इसके प्रोग्राम में हुआ क्या कि अगर आप स्टैक में कराना चाहो स्टैक में करा लो। ठीक है, स्टैक में चली जाएंगी वैल्यूज। पुश एडी करोगे तो रजिस्टर में रखवाएगा, और रजिस्टर में वैल्यूज को पुश कर देगा, और पॉप एडी करोगे तो उसी और रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है वैल्यूज को पॉप कराएगा। तो ये मतलब इस होता ही है कि स्टेटस फ्लैग को आप स्टैक के जरिए पुश करवा के रीस्टोर करवा सकते हो बाद में दोबारा, ताकि पुराने ई फ्लैग्स की वैल्यू दोबारा से वापस आ जाए। तो 32 बिट के लिए पुश एडी लिखोगे, 16 बिट के लिए सिर्फ लिखोगे पुश ए। ठीक है, एडी 32 बिट के लिए, ए जो है वो 16 बिट के लिए। और अगर आप रजिस्टर को यूज किए बगैर कोई काम करना चाहते हो तो आप सिर्फ ये लिखो पुश एफ डी और पॉप एफ डी। तो बगैर रजिस्टर को यूज किए आप फ्लैग्स के वैल्यूज को रजिस्टर स्टैक में रखवाओगे, और स्टैक फ्लैग से वैल्यू को स्टैक से दोबारा रिस्टोर भी करा सकते हो। इसमें रजिस्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें रजिस्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें रजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा है। पुश एडी में 32 बिट के रजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा है, और पुश एडी पॉप एडी में 32 बिट के रजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा है, और पुश ए और पॉप ए में 16 बिट के रजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा है। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है?
स्लाइड क्लियर है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। योर टर्न। अच्छा, इसमें क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे भी दूंगा ये प्रोग्राम, ठीक है, बना लेना। समझा देता हूँ क्या हो रहा है। असाइनमेंट दूंगा ना आपको, 3 असाइनमेंट से एक असाइनमेंट इसकी दे देता हूँ। आपसे लैब में तो ये काम नहीं कराया, बताइएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट डज द फॉलोइंग: असाइन इंटीजर वैल्यूज टू ईएक्स, ईएक्स में कोई वैल्यू रखवा दो, ईबीएस में कोई वैल्यू रखवा दो, ईसीएक्स में कोई वैल्यू रखवा दो, एडीएक्स में कोई वैल्यू रखवा दो, ईएसआई में कोई वैल्यू रखवा दो, ईडीआई में कोई वैल्यू रखवा दो। और फिर आप कर क्या रहे हो, यूजेस पुश एडी, पुश द जनरल पर्पस रजिस्टर टू द स्टैक। फिर आप करोगे, जब पुश एडी लिखोगे तो ये एक एक करके सारी रजिस्टर जो है वो स्टैक में चले जाएंगे। और फिर आप लूप चलाओगे, यूजिंग अ लूप योर प्रोग्राम शुड पॉप ईच इंटीजर फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले इट ऑल। यानी कि आप लूप चलाओगे तो पहले वैल्यू उठ के जो है वो ईडीआई की सामने आ जाएगी, क्योंकि आखिर में ईडीआई में गया है, तो पहली वैल्यू पॉप होके ईडीआई की स्क्रीन पे आ जाएगी। फिर दूसरी वैल्यू ईसाई से उठ के आएगी, स्क्रीन पे नजर आएगी आपको। तीसरी वैल्यू ईडीएक्स पे उठ के आएगी। देखिए लूप चलेगा, और लूप चल के एक एक वैल्यू दोबारा से उठ के आएंगी और स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएगी। ये प्रोग्राम आपको ने लैब में आपको ये असाइनमेंट मिली है क्या इस तरह की? नो सर, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं इसको एज अ असाइनमेंट बना के आपको दे दूंगा। एक असाइनमेंट आपकी ये हो जाएगी, सिर्फ स्टैक के ऊपर आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पॉप करके एक एक वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। पहले कुछ रखवा दे रहे हैं सारे रजिस्टर्स के अंदर, और फिर ये कमांड चलाना पुश एडी की, तो सारी चली जाएंगी वैल्यू स्टैक में। फिर पॉप कराने से पहले पॉप जो आप कराओगे वो लूप के अंदर करवाओगे, और लूप के अंदर पॉप करवा के एक एक वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करोगे, तो टॉप वैल्यू से जो है स्क्रीन मतलब पॉप होके वैल्यू स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक असाइनमेंट आपकी ये हो जाएगी। 2 असाइनमेंट इसके अलावा और बनाता हूँ। क्रिएटिंग प्रोसीजर्स। अच्छा, आपने फंक्शन बनाए हैं, फंक्शन बनाना सीख लिए लैब में? अपने अपने फंक्शन बनाने सीखे, अपने सर प्रोसीजर्स बनाने जी। सर लास्ट लैब में स्टार्ट किया था अभी बस उन्होंने। अच्छा, अब मुझे बता रहे थे कि फंक्शंस उन्होंने कराए, मैंने जी स्टार्ट किया था बस। सही है। ये सवाल आ रहा है असाइनमेंट करना कैसे है, किस पर, कैसे? वैसे ही करेंगे ना, आप कोडिंग करेंगे ना इसकी अपने विजुअल स्टूडियो पे, जो आपका इरवाइन के है, जो आपका सेटअप हुआ हुआ पूरा, उसी पे आप कोड लिखोगे। सर कोड जो है ना कॉपी करके वो वर्ड की फाइल में भेज देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, वर्ड की फाइल में नहीं भेजना, एएसएम फाइल भेजना। मैं बता दूंगा आपको कैसे सर करना है। एएसएम डॉट ये एएसएम सब फाइल बनती है ना, एएसएम फाइल, बस वो भेज देना, वर्ड की सर वो फाइल। होती कहाँ पर है? अरे भाई, जहाँ पर आप ये सेव करोगे अपनी फाइल, प्रोजेक्ट सेव करोगे। सर देखें, जी जी सर, ये तो मुझे पता है। देखें, हम जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं साइड पे एएसएम फाइल होती है, लेकिन वो उसके अंदर कौन से फोल्डर में पड़ी होती है? सामने ही पड़ी होती है या कहीं अंदर देखना पड़ेगा हमें? जहाँ पर आपका ये इरवाइन की लाइब्रेरी वगैरह सब पड़ी है ना, वहीं पर ही आपका, आप जाओगे ओपन अंदर फाइल एक्सप्लोरर से शो होगा। तो वो अच्छा आपको सही। तो आप राइट क्लिक नजर आ करोगे तो जाएगा आपको वहां पर एएसएम फाइल, उसी फोल्डर में होती, करंट ओके फोल्डर में। ओके ओके सर। तो बस वो आपने भेज देनी है कॉपी पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लोग पहले कॉपी पेस्ट करके